जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट पर। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो दोस्तों, हमारा जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री की हमने जो इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने पूरी इतिहास की पृष्ठभूमि आपको समझाई थी कि इतिहास कहाँ क्या होता है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इतिहास क्या है, इतिहास को कैसे समझेंगे, इतिहास को किन कालखंडों में बांटा गया है। ये जो चीज़ें थी वो हमने आपको उस वाली क्लास में बताई थी। फिर हमने आपको बताया था कि यदि आपको इतिहास की अच्छे से समझ लेनी है, यानी इतिहास को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, इतिहास में आप इतिहास की जो गहराइयाँ हैं और जो डीप टॉपिक होते हैं उसके, या फिर जो डीप नॉलेज होती है वो आप ग्रहण करना चाहते हैं इतिहास की, तो इतिहास के कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं, यानी उस विषय से रिलेटेड, वो आपको जरूर आने चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको संवत मतलब इट मीन जो उसमें सन होती हैं, यानी ईसा पूर्व और ईसवी, जो ईसा पूर्व ईसवी की सन होती हैं वो आपको जरूर आनी चाहिए। कोई तिथि लिखी होती है कि किसी राजा का शासनकाल 500 ईस्वी में था और किसी राजा का शासनकाल 500 ईसा पूर्व में था। तो जो बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी वाली जो डेट होती है उसमें बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, तो वो आपको आनी चाहिए। और थोड़ी इतिहास को रोमांचक बनाने के लिए क्या है कि इतिहास को पढ़ने में को मजा आए, तो आपको कार्बन जो डेटिंग होती है यानी C14 विधि होती है वो आपको आनी चाहिए। कि जब हम कहीं पुरातत्व स्थल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में पुरातत्व स्थल हैं वहाँ से कुछ ना कुछ खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान जो चीज़ें मिलती हैं, पुरानी एंसेंट काल की जो चीज़ें मिलती हैं, उसमें जीवाश्म जो मिलते हैं, उनसे हम पता कैसे लगाते हैं वो किस एज के रहे होंगे, यानी किस काल के रहे होंगे वो। तो ये बड़ा रोमांचक होता है। तो जो C14 विधि होती है वो समझेंगे हम, ठीक है, और हम समझेंगे कैलेंडर्स। तो आज हम समझेंगे कि C14 विधि क्या होती है। यानी जो हमारे इतिहासज्ञ होते हैं, जो जीवाश्म मिलते हैं उनको जहाँ खुदाई होती है, जहाँ पुरातत्व स्थल पर, तो वो कैसे पता लगाते हैं उन वस्तुओं का, उन वस्तुएं जो मिलती हैं कि ये किस समय की रही होंगी, ये किस काल की रही होंगी, कितनी वर्ष पुरानी है। ये बड़ा रोमांचक होता है अपने आप में। तो आज जो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से उनकी जो तिथि, उनकी जो उम्र पता चलती है, हमें उस चीज को जानेंगे। तो हम आज ये शुरू करते हैं कार्बन डेटिंग के बारे में कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। तो देखिए, कार्बन डेटिंग आज हमारा टॉपिक रहेगा, कार्बन डेटिंग। अब आप ये समझिए कि जो कार्बन डेटिंग की विधि होती है उसे बोलते हैं C14 विधि। अब C14 विधि क्यों बोलते हैं और C14 क्या होता है, एक मिनट और रुक जाइए। ये होता है 6C14 पूरा, यानी जो ये कार्बन होता है, ये कार्बन का एक रूप होता है, कार्बन का एक रूप होता है। तो जो 6C14 होता है ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है और 14 इसका परमाणु भार होता है, यानी जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो होता है 14। इसलिए इस विधि से जो हम कार्बन डेटिंग निकालते हैं, यानी कार्बन की जो डेटिंग करते हैं, तिथि का पता लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं C14 विधि। अच्छा, अब आप एक बात समझिए यहां पर कि कार्बन के दो अपरूप हैं। एक तो होता है 6C12 और एक यही होता है 6C14। यानी कार्बन के ये दो स्वरूप होते हैं। इसमें एक होता है रेडियो एक्टिव कार्बन और एक होता है सामान्य कार्बन। यानी जो ये है, जो ये 6C14 कार्बन है, ये जो कार्बन का रूप होता है, ये रूप होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। और जो ये वाला कार्बन रूप होता है ये होता है सामान्य कार्बन, ये सामान्य कार्बन होता है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। अब आप समझिए कि रेडियो एक्टिव कार्बन और सामान्य कार्बन, इन दोनों की मदद से हम पता लगाते हैं
कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस भी पदार्थ में, जिस भी मैटर में कार्बन होगा, यानी जिस मैटर में कार्बन उपस्थित होता है, हम उसी मैटर का बारे में पता लगा सकते हैं कि ये मतलब इस विधि से कि वो कितना पुराना है। अगर मतलब कोई ऐसा मैटर है जिसमें कार्बन है ही नहीं, तो हम उस मैटर के बारे में पता नहीं लगा सकते इस विधि से कि वो कितना पुराना है। जो ये C14 कार्बन डेटिंग वाली जो विधि होती है, जो प्रोसेस होती है, वो सिर्फ उन्हीं पदार्थों पर काम करती है जिन पदार्थों के अंदर कार्बन का रूप पाया जाता है। पहली बात। अब सुनिए, अब यहां से शुरुआत करते हैं हम ये समझने की कि हम किस तरीके से चीजों के बारे में पता लगाते हैं। अब देखिए आप, यानी जो आपकी ये 6C14 है, ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन है, रेडियो एक्टिव कार्बन। इसकी जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड। इस C6 जो 14 होता है ना, इसकी एक अर्ध आयु काल होती है, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल। यानी जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है C614, उसकी अर्ध आयु काल होती है। उस अर्ध आयु काल के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कोई भी मैटर कितना पुराना है, कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड साहब ने। हम किस तरीके से पता लगाते हैं, किस तरीके से हम गणना करते हैं, उसकी जो खोज की थी, यानी कार्बन डेटिंग की जो गणना होती है, उसकी जो खोज की थी वो की थी आपकी विलर्ड एफ लिम्बी साहब ने, विलर्ड एफ लिम्बी साहब ने। यानी रेडियो एक्टिव कार्बन और की जो अर्ध आयु काल की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड साहब ने, और उसकी जो गणना की जिस प्रकार से, मतलब जिस प्रोसेस से उसकी बारे में पता लगाते हैं, उसकी खोज की थी विलर्ड एफ लिम्बी साहब ने। ये तो ये आपकी बेसिक नॉलेज। अब जो प्रोसेस होती है वो हम सीखते हैं। तो देखिए, अब इसको पोज करके नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब यहां से समझना ध्यान से, जो ये 6C14 होता है कार्बन, इसकी जो अर्ध आयु काल होती है, अर्ध आयु काल का मतलब होता है, अभी आपको बताऊंगा मैं, अर्ध आयु काल ये होती है आपकी इतने वर्ष, यानी 5558 वर्ष में जितना होता है, यानी मान के चलो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, तो अगर ये अपना आधा होगा तो आधा होने में ये समय लगाएगा 55-58 वर्ष। अब आप कहेंगे कैसे, हमारी कुछ समझ में ठीक नहीं आ रहा। देखिए, कोई भी पदार्थ अपने आप में पूर्ण होता है, यानी 100% होता है, 100% होता है, यानी 100 होता है, ठीक है। जब वो पदार्थ 100 में से आधा होगा, यानी आधा मतलब 50 होगा, फुल में से जब हाफ होगा, 100 में से जब आधा 50 होगा, तो जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है, तो वो जब 100 का 50 होता है, यानी अपनी फुल यूनिट में से 100 यूनिट का 50 यूनिट होता है, यानी अपने पूरे स्वरूप का आधा होता है, तो जो आधा होने का जो समय होता है उसको तो बोलते हैं अर्धायु काल, आधा। और जो जितना समय लगता है वो समय लगता है आपका 5558 वर्ष। यानी रेडियो एक्टिव कार्बन जो 6C14 होता है, ये विघटित होता है समय के साथ, यानी समय के साथ ये क्षीण होता है, खत्म होता है। तो जब ये खत्म होता है तो उस खत्म होने का जो समय होता है, यानी वो इतने वर्ष में क्या होता है कि अपना 100 यूनिट का 50 यूनिट होता है, यानी जितना वो था उसका आधा होता है वो इतने वर्ष में। तो जो इतने वर्ष में आधा होता, इसी को कार्बन 14 की अर्ध आयु काल बोलते हैं। अब आप एक बात ध्यान से समझना कि मान के चलो मैं यहां बताता हूं, जैसे कि हमारी यूनिट 100 है,
यानी ये C14 था, यानी कोई पदार्थ था जिसमें कार्बन 100 पूरा 100 था। अब 100 से 50 हुआ तो 50 होने में हमें समय लगा इसको 5558 वर्ष। अब क्या है कि जो इसका आधा होगा, यानी 100 से तो छीड़ होते उड़ते 50 हो गया, यानी ये 50 हुआ इतने वर्ष में। इसका जब आधा होगा यानी 25 होगा तो फिर भी वो इतना ही समय लेगा। यानी जो रेडियो एक्टिव कार्बन होता है वो आधा होता है तो वो इतने वर्ष में ही आधा होता है। यानी ये 25 होगा तो इतना वर्ष लेगा, और 25 का भी आधा होगा ये, तब भी इतना ही समय लेगा। यानी 25 का भी आधा होगा तब भी इतना ही समय लेगा ये। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है ये समय के साथ खत्म होता है, यानी समय के साथ इसका विघटन होता है, समय के साथ ये क्षीण होता है। तो ये समय के साथ जो क्षीण होता है, यानी ये किसी भी समय में कोई भी पदार्थ 100% होता है, यानी 100 होता है। तो जब वो समय के साथ खत्म होता जाता है तो क्या है कि ये जो खत्म होता है तो ये जो अपनी पूरी मात्रा का जब आधा होता है तो आधा होने में इतना समय लेता है, और जब पूरा इससे आधा होता चलाएगा 100 का 50 होगा, 50 का 25 होगा, 25 का 12.5 होगा, उसका 6, उसका 3, उसका 2, यानी जब ये शून्य पर, जब तक शून्य पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक क्या है कि ये हर यूनिट का आधा आधा होता चला जाएगा। तो जितने बार वो जितनी यूनिट का आधा होगा वो इतने वर्ष में ही आधा होगा। यानी मान के चलो कि हमें कोई किसी प्राथमिक स्थल से हमें कोई जीवाश्म मिला, मान के चलो ये बैल का सिर मिला आपको, ये बैल का सिर मिला हमसे, हमें कहीं से, हमने इसका पता लगाया इसमें कि ये इसमें जो कार्बन है C14 वो कितना पुराना है। तो हमें पता चला कि इसमें अभी मान लो 50% कार्बन बचा हुआ है C14। तो इसका मतलब ये है कि ये 55-58 वर्ष पुराना हो गया, ये 55-58 वर्ष पुराना है। अगर हम इसमें अगर कार्बन मात्र बचता 12.5 तो हम कहते कि ये 55-58 वर्ष, ये जब 12.5 हो चुका है अपने मूल मात्रा का, तो ये 100 जब हुआ होगा तो कितने समय में 100 रहा होगा। तो यानी ये 12 यहां आके हुआ है तो ये 55 यानी 5, 10, 15 लगभग ये मान के चलो 16, 1717 है। हाँ ये आपका बैठेगा 17,000 तकरीबन कुछ वर्ष बैठेगा। तो ये जो होता है ये अपनी जो मूल मात्रा का आधा होता है वो होता है 55-58 वर्ष में। अब सोचने वाली बात ये है कि ये कैसे पता लगेगा हमको कि जो ये कार्बन कम हो रहा है, हम कैसे पता लगाएंगे इतने वर्ष में कम हुआ, तो हम कैसे मान लें कि इतने वर्ष पुराना ही रहा होगा। यानी तुलना कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100 का आधा हुआ है, यानी 50 हुआ है, 25 हुआ है, वो गणना कैसे करते हैं। यानी हमने तो कह दिया ये 100 था, इसमें 50 रह गया या 25 रह गया, हमें कैसे पता है, किस प्रकार नापते हैं, कौन सी तराजू से तौलते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये कार्बन पहले 100 था 50 रह गया। ये भी तो सोचने वाली बात होती है ना, कि हमने पता चला कि साहब अब इसमें 12.5% रह गया कार्बन। तो ऐसी कौन सी तराजू है, ऐसी कौन सी मशीन है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इस मैटर में, यानी इस पदार्थ में, इस जीवाश्म में जो कार्बन है वो मात्र 6.5% रह गया, यानी 12% रह गया, हाँ 25 रह गया, कितना रह गया, ये किस प्रकार पता लगाते हैं। तो देखिए समझिए, अब समझने वाली बात ये है कि ये मान के चलिए हमें अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा, अब कमेंट में बताना अतरंजी खेड़ा कहां पड़ता है। यहां लिखता हूं मैं, अतरंजी अतरंजी खेड़ा से हमें कोई जीवाश्म प्राप्त हुआ, हमें कोई जीवाश्म प्राप्त हुआ, जीवाश्म, जीवाश्म। अब आप ये बताइए, और हमसे ये कहा गया कि इफ जीवाश्म की जो आयु है, यानी इसकी जो आयु है वो है 55-58 वर्ष, यानी इतना वर्ष पुराना हमें एक जीवाश्म मिला है अतरंजी खेड़ा से।
ये मान के चलो न्यूज निकल के आई अखबार में खबर आती है, आप पढ़ते हैं कि अतरंजी खेड़ा से एक जीवाश्म मिला है जिसकी उम्र तकरीबन 5558 वर्ष है। अब आप कहेंगे इन लोगों ने पता कैसे लगाया कि इसकी उम्र यानी ये इतना पुराना वर्ष का रहा होगा। तो देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि कार्बन के दो स्वरूप होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर पता लगाते हैं। एक होता है आपका 6C14 और एक होता है आपका 6C12। अब देखिए, जो C14 होता है वो होता है कार्बन रेडियो वाला, यानी कार्बन रेडियो एक्टिव। और ये C12 होता है, ये होता है आपका सामान्य कार्बन। ध्यान से समझना यहां पर पॉइंट को। जो ये C12 होता है ना, ये तो होता है सामान्य कार्बन, और जो C14 होता है ये होता है आपका रेडियो एक्टिव कार्बन। यानी जो C14 होता है ये होता है रेडियो एक्टिव और C12 होता है ये होता है सामान्य कार्बन। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सामान्य कार्बन होता है उसका विघटन नहीं होता, यानी सामान्य कार्बन कभी भी क्षीण नहीं होता, और रेडियो एक्टिव समय के साथ क्षीण होता है। अब पॉइंट समझना कि जो सामान्य कार्बन है वो कभी क्षीण नहीं होता और रेडियो एक्टिव कार्बन समय के साथ क्षीण होता है। अब आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इससे और क्या सामने आता है, इसको मैं रफ करता हूं तब पूरा समझ में आएगा आपको। देखिए, ये आएगा समझ में आपको कि हमें जो जीवाश्म मिला यानी वो किसी समय में अपना 100% रहा होगा, यानी किसी समय में अपना वो 100% रहा होगा जीवाश्म। ठीक, ये रहा होगा पूरा 100 यूनिट। ठीक है, जब ये 100% रहा होगा तो इसमें C14 और C12 ये भी 100% रहे होंगे। ठीक, अब देखना कि हमें पता चला कि जो अभी जो जीवाश्म मिला है उसकी उम्र 558 है, इतना वर्ष पुराना मिला है। तो हमने देखा कि जो C14 होता है ये 100 था और ये भी 100 था अपने आप में। अब ये 100 से रह गया 50, 100 से रह गया 50। अब हम कैसे पता लगाएंगे ये 50 कैसे रह गया? तो हम ये देखेंगे कि जो ये C12 है वो कितनी मात्रा में, तो हम देखेंगे कि ये C12 है ये पूरा 100% है, यानी C12 है वो यहां तक भरा हुआ है, और जो C14 है वो जो कभी यहां तक था आज वो रह गया यहां तक, यानी आज वो रह गया यहां तक। अब हम इससे तुलना करेंगे C12 से, यानी C14 की तुलना C12 से होती है कि C12 तो अपनी पूरी मात्रा में और C14 की मात्रा घट गई है, यानी कितनी मात्रा घट गई है? तो हम देख रहे हैं इसकी मात्रा इसकी मतलब इसकी तुलना में आधी रह गई है, इसकी तुलना में आधी रह गई है। और ये आधी कितने वर्ष में होती है? तो आधी 5000 के तकरीबन कुछ वर्ष में होती है। अब मान के चलो ये इतनी भी रह के इतनी रह जाती, इतनी तो हम कहते हैं कि ये और यानी ये तो 25 ही रह गई है, 25 रह गई है। मतलब जब आधी इतने में होती है 50 इतने में हुई तो 25 कितने में हुई होगी? 25 इतने में हुई होगी। यानी 25 इतने में रही होगी जाकर के। तो जब ये 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, 25 से और जाके कम होगा, तो इसकी तुलना हम किससे करते हैं? C12 से। तब हम पता लगाते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। मैं थोड़ा सही से साफ साफ लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, हालांकि अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे चीजों को। ये जीवाश्म है, यहां था 100, 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, 25 से 12.5 हुआ, यानी ये हाफ होता चला जाएगा। ठीक, तो ये मान के चलो कि जो C14 था वो अपना आधा होता चला गया, यानी 100 से 50 हुआ तो वो इतने वर्ष में हुआ।
50 से 25 हुआ, इतने वर्ष में हुआ। 25 से 25 का आधा हुआ तो वो इतने वर्ष में हुआ। इसका आधा हुआ तो इतने वर्ष में हुआ। इसका भी आधा होगा तो इतने ही वर्ष में जाकर के होगा। ठीक। और जो ये C12 था वो उतना का उतना ही है, यानी वो 100 का 100 ही है। 50 नहीं हो सकता, वो 25 नहीं हो सकता। यानी ये क्या है कि ये 50 हो गया, ये 100 ही रहा। ये 25 हो गया, ये 100 ही रहा। ये 12.5 हो गया, ये 100 ही रहा। यानी जो ये C12 होता है वो समय के साथ विघटित नहीं होता, समय के साथ छीड़ नहीं होता, वो हमेशा अपनी फुल क्वांटिटी में ही पाया जाता है। इसलिए हम पता लगाते हैं कि C12 की मात्रा कितनी है, कि C12 की मात्रा इसमें 100 है और उसके मुकाबले में, उसके जो तुलना में ये C14 ये घट गया है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? इससे पता लगाते हैं कि कितना घट गया है। C12 से इसकी तुलना करते हैं। इसी विधि को क्या बोलते हैं? इसी विधि को हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। इसी विधि से क्या है कि जो भी जीवाश्म मिलता है उस जीवाश्म की आयु की गणना हम कार्बन डेटिंग इसी को बोलते हैं, इसी विधि से की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो अब क्या है कि अब आपको कोई भी न्यूज़ कहीं से मिलेगी कि ये वहाँ जो हमें जीवाश्म मिला है, वहाँ से हमें हड्डियाँ मिली हैं, वहाँ से हमें ये मिला है, वो मिला, तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये इतने साल पुराना रहा होगा, इस तरीके से पता चला। तो क्या है कि अब आपको मज़ा आएगा चीज़ों के बारे में सुनने में। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ मिलती हैं, जो भी पुरातत्व स्थलों पर खुदाई होती है, वहाँ खुदाई में जो भी चीज़ मिलती है, तो अब क्या है कि एक समझ डेवलप होगी आपके अंदर कि अच्छा ये वहाँ मिला है, इतने साल पुराना रहा होगा, इतिहास ये है, इतिहास वो है। अब आपको क्या है कि एक क्लियरिटी आई होगी कॉन्सेप्ट में, तो आपको आएगा मज़ा। अब जो क्या है, इसके बाद जो सम्मत वाली क्लास होगी, यानी जो कैलेंडर वाली क्लास होगी, जिसमें ईसवी ईसा पूर्व के बारे में बताया जाएगा, जब वो आप सीख जाएंगे तो उसको ये आपके जो बेसिक वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आगे पढ़ने फिर अच्छे से बहुत मजा आएगा। ठीक है। तो और आपके लिए एक न्यूज़ भी है, देखो मैं आपको बताता हूं। आपके लिए न्यूज़ क्या है? तो आपके लिए न्यूज़ ये है कि बिहार पुलिस में सिपाही के 22,000 के तकरीबन जो पद हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। और बिहार सरकार ने जो अगली भर्ती वर्ष 25-26 का था, वो उसमें जो 22,000 के तकरीबन कुछ पद हैं, वो उनका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी को और अच्छे से और मजबूत कर बनाइए। इससे पहले भी बिहार सरकार ने 21,000 के तकरीबन जो पुलिस के पद थे निकाले थे, उसकी भर्ती उसने बहुत जल्दी पूरी कराई थी। पहला पेपर था मतलब बिहार पुलिस का, वो थोड़ा लीक होने की वजह से क्या है कि वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद जो डेट आई थी उसमें बिहार की जो भर्ती थी पुलिस वाली, वो बढ़िया सुचारू एकदम सुव्यवस्थित तरीके से पूरी हुई है। इसमें जो दूसरी वाली भर्ती है, जो 25-26 का जो कैलेंडर है, उसमें आपके 22,000 के तकरीबन कुछ पद हैं बिहार पुलिस के, तो वो आने वाले हैं। तो उनके लिए तैयार रहिए आप और मेहनत बरकरार रखिए। आप कहीं ना कहीं आपकी एक सीट पक्की जरूर होगी। धन्यवाद।